एक कमरे की कल्पना कीजिए, वहां पूरी तरह खामोशी है। सिर्फ एक ही आवाज लगातार गूंज रही है, एक वेंटिलेटर और हार्ट मॉनिटर की वो एक लयबद्ध बीप 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 की आवाज। हाँ, वो आवाज जो किसी भी इंसान को बेचैन कर दे। बिल्कुल। और बिस्तर पर एक इंसान लेटा है, उसकी आंखें बंद हैं, शरीर में कोई हरकत नहीं है। मतलब उसका दिमाग काम करना पूरी तरह बंद कर चुका है। और उसका दिल सिर्फ इसलिए धड़क रहा है क्योंकि बिजली से चलने वाली एक मशीन उसे धड़कने पर मजबूर कर रही है। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि ये स्थिति कोई कुछ घंटों या दिनों की नहीं है। तो कितने समय की है? पूरे 13 साल गुजर चुके हैं। मतलब जब एक मशीन ही दशकों तक किसी की सांसें चला रही हो, तो जान बचाने और मौत को लंबा खींचने के बीच की जो लकीर है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। ये बहुत ही भारी कर देने वाली बात है ना? और आज के इस गहन विश्लेषण ने हम ठीक इसी लकीर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे सामने आज बहुत सी मेडिकल केस फाइल्स हैं, कानूनी दस्तावेज हैं और रिसर्च पेपर्स का एक पूरा अंबार है। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब परिवार, डॉक्टर और देश का सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमने सामने आ जाते हैं कि किसी की लाइफ सपोर्ट मशीन को बंद करने का अधिकार किसके पास है, तो असल में क्या होता है। सही कहा। और खासकर मार्च 2026 के उस ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में, जिसने भारत में पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ कोर्ट रूम या अस्पतालों के आईसीयू तक सीमित नहीं रहता। जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये सीधे तौर पर इस बात की पड़ताल है कि एक समाज के रूप में हम जिंदगी को कैसे परिभाषित करते हैं। मतलब क्या सिर्फ खून का शरीर में दौड़ते रहना ही जीवन है? बिल्कुल, या इसमें मानवीय गरिमा का होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरे विषय के केंद्र में एक शब्द बार बार आता है, यूथेनेशिया। हर कोई इस पर अपनी अलग राय रखता है, लेकिन अगर हम इन मेडिकल और लीगल दस्तावेजों के हिसाब से देखें तो इसका असल मतलब क्या है? अगर हम इसकी बुनियादी परिभाषा पर जाएं तो यूथेनेशिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसमें यू का मतलब होता है अच्छा और थैनाटोस का मतलब है मौत। अच्छा, तो शाब्दिक अर्थ हुआ अच्छी मौत या शांतिपूर्ण मौत? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन कानूनी और मेडिकल रूप से ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी इंसान कभी भी मांग ले। इन दस्तावेजों के मुताबिक ये सिर्फ 3 बेहद गंभीर स्थितियों में ही लागू होता है। वो 3 स्थितियां कौन सी हैं? पहली स्थिति है टर्मिनल इलनेस, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो अपने आखिरी चरण में है, जैसे कि लास्ट स्टेज कैंसर, जहां मेडिकल साइंस पूरी तरह से हार मान चुका है, जहां रिकवरी का कोई चांस ही ना बचा हो। हाँ। और दूसरी स्थिति है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिसे पीवीएस कहा जाता है। ये पीवीएस असल में क्या होता है? इसमें इंसान का ब्रेन डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उसके सोचने, महसूस करने या किसी को पहचानने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। सिर्फ उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा होता है, जिससे सांसें चलती रहती हैं। बाप रे। और तीसरी स्थिति? तीसरी स्थिति है शरीर में होने वाली ऐसी असहनीय पीड़ा जिस पर मॉर्फिन जैसी सबसे ताकतवर दर्द निवारक दवाएं भी कोई असर करना बंद कर दें। सिर्फ इन्हीं स्थितियों में इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जब हम इस बारे में पढ़ते हैं तो दस्तावेजों में बार बार एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया की बात आती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, बताइए। अगर दोनों ही तरीकों का अंतिम परिणाम एक ही है, यानी इंसान की मौत, तो फिर एक्टिव और पैसिव में इतना बड़ा कानूनी फर्क क्यों है? मेरे नजरिए से देखें तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी चलती हुई गाड़ी को जानबूझकर दीवार में मार देना, बनाम उस गाड़ी में पेट्रोल डालना बंद कर देना ताकि जब ईंधन खत्म हो तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाए। गाड़ी तो दोनों ही हाल में रुक रही है, फिर कानून दोनों को अलग अलग चश्मे से क्यों देखता है? ये कंपैरिजन स्थिति को समझने के लिए बहुत सटीक है। गाड़ी दोनों हाल में रुक रही है, लेकिन जो बात कानून तय करता है वो परिणाम नहीं है। कानून हमेशा इरादे यानी इंटेंट और कारण को देखता है। अच्छा, तो इंटेंट कैसे अलग है दोनों में? एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है कि डॉक्टर कोई ऐसा सीधा कदम उठा रहे हैं जिससे जान जाए। उदाहरण के लिए मरीज को कोई जहरीला इंजेक्शन देना, ये सीधे तौर पर जीवन को खत्म करने का कृत्य है। और भारत में ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत इसे सीधे सीधे हत्या माना जाता है।
भारत में ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। कोई भी इंसान किसी को मार नहीं सकता, चाहे उसका दर्द कितना भी क्यों ना हो। तो फिर पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर क्या करते हैं जिससे वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता? पैसिव यूथेनेशिया में डॉक्टर कोई भी जानलेवा चीज शरीर में नहीं डालते। वे सिर्फ उस मेडिकल तकनीक को हटा लेते हैं जो प्राकृतिक मौत के रास्ते में एक रुकावट बनी हुई थी। जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा देना। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीमारी है या जो प्रकृति है, उसे अपना काम करने दिया जाए। डॉक्टर ने मरीज की जान नहीं ली, बल्कि उस मशीन को हटा दिया जो शरीर को जबरदस्ती जिंदा रखे हुए थी। समझ गया। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त गाइडलाइंस के साथ इस पैसिव यूथेनेशिया को 2018 में कानूनी मान्यता मिल गई थी। ये सुनकर ऐसा लगता है कि मशीन हटाना तो एक सीधा सा लॉजिकल कदम होना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी कानून इतनी आसानी से नहीं बदलता। हाँ, ये तो है। इस पैसिव यूथनेशिया की थ्योरी तक पहुंचने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था को एक बहुत बड़े झटके की जरूरत थी। एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी जिसने दशकों तक पूरे देश को बेचैन रखा। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। आप अरुणा शानबाग की केस की बात कर रहे हैं। इन कानूनी दस्तावेजों में जब भी भारत में इच्छा मृत्यु का जिक्र होता है, तो वो कहानी 1973 के उस काले दिन से ही शुरू होती है। बिल्कुल। 27 नवंबर 1973 की रात मुंबई का केईएम अस्पताल। अरुणा शानबाग 25 साल की एक बेहद होनहार जूनियर नर्स थीं। उसी अस्पताल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय सोहनलाल वाल्मीकि ने उनके साथ एक बेहद क्रूर यौन हमला किया। और जो उसने किया वो कोई भी सुनकर सिहर जाए। हाँ, उसने अरुणा का गला कुत्तों को बांधने वाले एक लोहे की चेन से घोट दिया। चेन इतनी कस दी गई थी कि अरुणा के दिमाग तक खून और ऑक्सीजन का पहुंचना पूरी तरह से रुक गया, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो गया। हाँ, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं। इस केस की जो सबसे विचलित करने वाली बात है, वो इसके समय की अवधि है। सही कहा। अरुणा शानबाग पूरे 42 साल तक उस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रही। 1 या 2 साल नहीं, 42 साल। बाप रे। यानी लगभग 15,330 दिन बिना किसी चेतना के। वो न कुछ देख सकती थी, न बोल सकती थी। और विडंबना देखिए, जिस अपराधी ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया, हाँ, वो सिर्फ 7 साल की सजा काटकर 1980 में जेल से बाहर आ गया और अपनी जिंदगी जीने लगा। ये एक ऐसा मामला था जिसने हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया। दशकों तक ये यूं ही चलता रहा। फिर 2011 में पत्रकार और लेखिका पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने क्या मांग की थी? उन्होंने मांग की कि अरुणा को अब इस अंधेन पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए और उनका लाइफ सपोर्ट हटाकर उन्हें शांतिपूर्ण मौत दी जानी चाहिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मतलब क्या उन्होंने तुरंत इस बात को मान लिया? क्योंकि अरुणा की हालत तो पूरी दुनिया को दिख रही थी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। खारिज कर दी? लेकिन क्यों? इसके पीछे कोर्ट के 2 बहुत अहम तर्क थे। पहला ये कि केईएम अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ 38 सालों से अरुणा की देखभाल कर रहा था। वे अरुणा को अपना परिवार मानते थे और उनका लाइफ सपोर्ट हटाने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, तो कोर्ट ने स्टाफ की भावना का सम्मान किया। हाँ, और दूसरा कारण मेडिकल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणा पूरी तरह से ब्रेन डेड नहीं थी। वो कभी-कभी बाहरी चीजों पर थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया देती थीं, जैसे खाना निगलना। समझ गया। इसलिए कोर्ट ने उन्हें लाइफ सपोर्ट से हटाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इसी फैसले ने एक बंद दरवाजा खोल दिया। क्या मतलब? उन्होंने याचिका खारिज भी कर दी और दरवाजा भी खोल दिया? हाँ, कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहली बार ये ऐतिहासिक टिप्पणी दर्ज की कि हालांकि हम अरुणा के केस में इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ बेहद खास और अपवाद वाले मामलों में पैसिव यूथेनेशिया भारत में कानूनी रूप से मान्य हो सकता है। अरुणा शानबाग का 2015 में 66 वर्ष की उम्र में निमोनिया से निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन काल में वो न्याय या शांति नहीं मिली जिसकी मांग की जा रही थी। ये बहुत दुखद है। लेकिन अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो उनकी इस त्रासदी ने न्यायपालिका को यह एहसास दिला दिया था कि वे हमेशा के लिए इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल सही। जो दरवाजा 2011 में खुला था, उसी से होकर 2018 का वो ऐतिहासिक फैसला बाहर आया। वो कॉमन कॉज वाला केस? हाँ, 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ का केस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने था। उस वक्त कोर्ट ने ये साफ किया कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, जो हमें जीने का अधिकार देता है,
उसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। मतलब अगर जीवन में गरिमा ही ना बचे तो वो कैसा जीवन है? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था और इसी फैसले ने लिविंग विल की अवधारणा को जन्म दिया। ये लिविंग विल क्या होता है? मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है, पर आसान भाषा में ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आज कोई भी स्वस्थ इंसान, जब उसका दिमाग पूरी तरह ठीक काम कर रहा हो, वो एक कानूनी दस्तावेज बना सकता है। वो पहले से ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में कभी उसका एक्सीडेंट हो जाए या वो कोमा में चला जाए जहां से वापसी नामुमकिन हो, तो उसे जबरदस्ती मशीनों पर ना रखा जाए। ओहो, ये तो बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, इसके अलावा कोर्ट ने एक पूरी प्रक्रिया बनाई जिसमें अस्पताल का मेडिकल बोर्ड और सरकारी बोर्ड मिलकर ये तय करते हैं कि मरीज को पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है या नहीं। तो इसका मतलब है कि 2018 में कानून की किताबों में तो सब कुछ सेट हो गया था, नियम बन गए थे, लेकिन असल जिंदगी और कागजों के नियमों में बहुत फर्क होता है। 2018 से लेकर 2025 तक जमीनी स्तर पर किसी भी परिवार ने इस पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी। थ्योरी को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे केस की जरूरत थी जो इस पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारे। हाँ, और वो मामला आया मार्च 2026 में, हरीश राणा का केस। हरीश राणा का केस वो टर्निंग पॉइंट था जिसने साबित किया कि ये कानून असल जिंदगी में कैसे काम करेगा। जो कोई भी इस चर्चा को सुन रहा है वो एक पल के लिए हरीश की कहानी पर गौर करे। हरीश चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक का एक युवा छात्र था, फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी। 20 अगस्त 2013 को एक बहुत भयानक हादसा हुआ। वो अपने पेइंग गेस्ट मकान के चौथे माले से नीचे गिर गया। उसके सिर में इतनी गहरी चोट आई कि वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। किसी भी परिवार के लिए ये देखना मतलब सबसे बड़ा दुस्वप्न है कि उनका जवान बच्चा इस हालत में पहुंच जाए। 13 साल तक हरीश के परिवार ने, विशेष रूप से उसके पिता अशोक राणा ने, इलाज का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हर संभव अस्पताल के चक्कर काटे। कोई भी माता पिता यही करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब 13 साल बाद ये पूरी तरह साफ हो गया कि हरीश कभी वापस नहीं आएगा, तो एक पिता को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई पिता नहीं लेना चाहता। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि अब हरीश का लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। लेकिन जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि हरीश को जिस ट्यूब के जरिए खाना और पानी दिया जा रहा है वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, हाईकोर्ट ने उसे बेसिक केयर माना था। अब यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मैं ये दस्तावेज पढ़ रहा था तो मुझे हाईकोर्ट की बात में एक लॉजिक नजर आया। क्या लॉजिक? अगर आप किसी इंसान से वो ट्यूब हटा लेते हैं जिससे उसे खाना और पानी मिल रहा है, तो क्या ये सीधे तौर पर किसी को भूखा और प्यासा छोड़कर मारने जैसा नहीं है? मुझे लगता है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट कहना थोड़ा अजीब है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यही वो सबसे बड़ी कानूनी और मेडिकल बहस थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जब मार्च 2026 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले 2 मेडिकल बोर्ड बनाए, एक एम्स के डॉक्टरों का और एक स्वतंत्र डॉक्टरों का। दोनों ने ये पुख्ता किया कि 13 साल बाद अब दिमाग के ठीक होने की 0% गुंजाइश है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या ट्यूब हटाना भूखा मारना है? हाँ, क्योंकि वो तो खाना ही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से समझाया कि ये जो प्रक्रिया है जिसे कैन यानी क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन कहते हैं, ये कोई चम्मच से खाना खिलाने जैसी बेसिक केयर नहीं है। तो फिर ये असल में क्या है? ये काम कैसे करता है? जब कोई इंसान सालों तक पीवीएस में रहता है तो उसे नॉर्मल तरीके से खाना नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो चबा या निगल नहीं सकता। इसके लिए उसके पेट में सर्जरी करके एक छेद किया जाता है जिसे पेग ट्यूब कहते हैं। बाप रे, सर्जरी करके? हाँ, ये ट्यूब सीधे पेट या आंतों में जाती हैं। इस ट्यूब के जरिए खास तरह का कृत्रिम पोषण दिया जाता है। सालों तक इस ट्यूब के लगे रहने से शरीर में गंभीर इन्फेक्शन का खतरा रहता है। पेट के काम करने की क्षमता खत्म होने लगती है। अच्छा, तो ये कोई साधारण खाना खिलाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार डॉक्टरों और मशीनों की निगरानी चाहिए होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कैन एक बहुत ही आक्रामक और जटिल मेडिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो कोर्ट का तर्क ये था कि क्योंकि ये एक जटिल मेडिकल प्रक्रिया है, इसे रोकना बुनियादी देखभाल को रोकना नहीं है। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि एक ऐसा शरीर जो कभी ठीक नहीं हो सकता, जो खुद से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता,
उस पर जबरदस्ती ये सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट थोपते रहना उस मरीज के हित में नहीं है। मतलब ये जीवन को बचा नहीं रहा है। हाँ, ये सिर्फ मरने की प्रक्रिया को लंबा खींच रहा है। इसलिए इस ट्रीटमेंट को रोकना स्टारवेशन या भूखा मारना नहीं कहलाएगा, बल्कि इसे पैसिव यूथनेशिया माना जाएगा। अच्छा। और इसके बाद कोर्ट ने एक बहुत ही संवेदनशील आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एम्स की पैलिएटिव केयर यूनिट में पूरी मानवीय गरिमा के साथ और बिना किसी शारीरिक कष्ट के इस लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटाया जाए। यहां मैं हरीश राणा के पिता अशोक राणा के उस बयान का जिक्र करना चाहूंगा जो उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद दिया था। उन्होंने कहा, 13 साल की लड़ाई आज खत्म हुई। ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सही फैसला था। मेरा बेटा अब शांति से जाएगा। इस एक बयान में उस परिवार का पूरा दर्द और इस फैसले की अहमियत दोनों छिपे हैं, है ना? और शायद इसी दर्द को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये अपील भी की कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक सख्त और स्पष्ट कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में परिवारों को इस तरह 13 साल तक अदालतों के चक्कर न काटने पड़े। तो भारत ने अपनी लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हम सिर्फ पैसिव यूथनेशिया तक ही जाएंगे, और वो भी बहुत सख्त नियमों के साथ। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स को देखते हुए एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया के बाकी देश भारत से बहुत अलग दिशा में जा चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं से इस विषय की सबसे बड़ी नैतिक यानी एथिकल बहस शुरू होती है। अगर हम वैश्विक स्थिति पर नजर डालें तो ये बहुत ही बंटी हुई है। एक तरफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जहां किसी भी रूप में यूथनेशिया पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और दूसरी तरफ यूरोप है। नीदरलैंड्स ने 2002 में ही एक्टिव यूथनेशिया को लीगल कर दिया था। बेल्जियम में भी एक्टिव यूथनेशिया लीगल है। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में अपने डिग्निटास जैसे क्लिनिक के लिए जाना जाता है, जहां असिस्टेड सुसाइड की सुविधा दी जाती है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा कनाडा के मॉडल की हो रही है ना? हाँ, कनाडा का मेड यानी मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग प्रोग्राम आज दुनिया भर में सबसे बड़ी बहस का विषय है। उन्होंने इसे 2016 में शुरू किया था। तो जब हम इन सोर्सेज और ग्लोबल डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने इस पूरी बहस के दोनों पक्षों के बहुत ही मजबूत तर्क आते हैं। और यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में हम किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ वो डेटा और वे तर्क सामने रख रहे हैं जो इन दस्तावेजों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो लोग या जो देश एक्टिव यूथनेशिया या कनाडा के मेड जैसे प्रोग्राम का समर्थन करते हैं, उनका क्या कहना है? समर्थन में जो सबसे पहला और बुनियादी तर्क है वो है गरिमा, डिग्निटी। हाँ, उनका मानना है कि जब इंसान के ठीक होने की कोई उम्मीद न हो तो उसे सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा लाश बनाकर रखना गरिमापूर्ण नहीं है। और दर्द का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना? उसकी हड्डियां तक दर्द कर रही हैं और कोई भी दवा काम नहीं कर रही। समर्थकों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए तड़पने के लिए छोड़ देना कि कानून इजाजत नहीं देता, ये कोई करुणा नहीं है। इसके अलावा सोर्सेज में आर्थिक बोझ का भी बहुत जिक्र है। भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक अच्छे अस्पताल के आईसीयू का खर्च रोजाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ सकता है। 13 साल तो छोड़िए, 13 दिन में एक आम परिवार सड़क पर आ सकता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और इसी के साथ एक और तर्क जुड़ता है, भारत में पैलिएटिव केयर की भारी कमी। हम बार बार इस पैलिएटिव केयर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेडिकल फाइल्स में ये आम इलाज से अलग कैसे है? ये समझना बहुत जरूरी है। आम मेडिकल ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है बीमारी को जड़ से खत्म करना या मरीज को ठीक करना। लेकिन जब डॉक्टर ये जान लेते हैं कि बीमारी अब लाइलाज है, तब पैलिएटिव केयर शुरू होती है। यहाँ बीमारी से लड़ना बंद कर दिया जाता है और पूरा फोकस इस बात पर आ जाता है कि मरीज का बचा हुआ समय कैसे आरामदेह बनाया जाए। अच्छा, तो मतलब दर्द कम करना और कंफर्ट देना। हाँ, इसमें दर्द को कम करने की दवाएं देना, सांस लेने में होने वाली तकलीफ को दूर करना और सबसे अहम, मरीज और परिवार को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देना शामिल होता है। समस्या ये है कि सोर्सेज बताते हैं कि भारत में सिर्फ 1 से 2% मरीजों को ही ये पैलिएटिव केयर मिल पाती है। ये सारे तर्क सुन के कोई भी सोचेगा कि इसे हर जगह लीगल कर देना चाहिए। लेकिन फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग या जो देश इसका सख्त विरोध करते हैं, उनका डर क्या है? वे क्या तर्क देते हैं?
विरोधियों का सबसे पहला तर्क जीवन की पवित्रता यानी सैंक्टिटी ऑफ लाइफ से जुड़ा है। कई धार्मिक और नैतिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन प्राकृतिक देन है, इसे खत्म करने का अधिकार किसी इंसान या डॉक्टर के पास नहीं हो सकता। और कोई प्रैक्टिकल डर भी है क्या? हाँ, जो सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक डर है, जिसे दस्तावेज स्लिपरी स्लोप कहते हैं। ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा। मतलब एक बार ढलान पे फिसले तो नीचे ही जाके रुकेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वे कनाडा को ही मानते हैं। बिल्कुल। कनाडा ने जब 2016 में अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो नियम बहुत सख्त थे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनकी मौत बहुत करीब और निश्चित थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नियमों में ढील देना शुरू किया। ठीक है। 2023 तक आते आते कनाडा में इस प्रोग्राम के तहत 15,000 मौतें दर्ज की गई। 15,000? बाप रे। और अब वहां इस बात पर बहस चल रही है कि क्या मानसिक बीमारियों या अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को भी ये विकल्प दिया जाना चाहिए। ये सच में डराने वाला है। विरोधियों का डर यही है कि जो चीज टर्मिनल मरीजों की करुणा के नाम पर शुरू हुई थी, वो कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक आसान शॉर्टकट न बन जाए। एग्जैक्टली। कहीं ऐसा न हो कि जो लोग कमजोर हैं, विकलांग हैं या डिप्रेशन में हैं, वे खुद पर यह दबाव महसूस करने लगें कि वे समाज या परिवार पर बोझ हैं और उन्हें ये रास्ता चुन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एथिकल खतरा है। और एक और बात जिसने इन केस फाइल्स में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो था मिस डायग्नोसिस यानी गलत निदान का खतरा। इसमें मार्टिन पिस्टोरियस का केस बहुत मशहूर है, जिसे घोस्ट बॉय कहा जाता था। हाँ, मार्टिन 12 साल तक एक ऐसी स्थिति में रहे जिसे डॉक्टर वेजिटेटिव स्टेट मानते थे। सबको लगता था कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन सालों बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उन 12 सालों में से कई साल ऐसे थे जब उनका दिमाग अंदर से पूरी तरह काम कर रहा था। वो सब सुन रहे थे, सब समझ रहे थे, बस उनका शरीर लकवाग्रस्त था और वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। या फिर अमेरिका के टेरी वॉलेस का केस ले लीजिए, जो एक भयानक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए। हाँ। और 19 साल बाद वो कोमा से जाग गए और बात करने लगे। अब सवाल ये है कि अगर इन मामलों में यूथनेशिया लागू कर दिया गया होता तो क्या होता? हमने तो एक जिंदा और महसूस करने वाले इंसान की जान ले ली होती। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। सच में। और जब हम भारत जैसे विशाल और जटिल देश की बात करते हैं तो यहाँ कुछ और भी खतरे जुड़ जाते हैं। इन रिसर्च पेपर्स में स्पष्ट रूप से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार और प्रॉपर्टी के लालच का जिक्र है। हाँ, वो भी एक बड़ा एंगल है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी डर है कि कोई लालची परिवार प्रॉपर्टी या जमीन हड़पने के लिए किसी कमजोर या बीमार बुजुर्ग को जबरदस्ती इस इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में धकेल सकता है। तो एक तरफ करुणा और गरिमा में, और दूसरी तरफ स्लिपरी स्लोप और लालच का भयानक डर। इन दोनों ध्रुवों को देखते हुए ये सारे दस्तावेज और एक्सपर्ट्स क्या समाधान सुझाते हैं? कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो समाज अपना सके? दस्तावेजों में कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक समाधान दिए गए हैं। सबसे पहला सुझाव है पूरे देश में पैलिएटिव केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ठीक वैसे जैसे केरल ने किया है। केरल मॉडल? हाँ, केरल का कम्युनिटी बेस्ड पैलिएटिव केयर मॉडल पूरी दुनिया में सराहा जाता है। अगर हम लोगों का दर्द कम कर सकें तो शायद बहुत से लोग मौत का विकल्प चुनेंगे ही नहीं। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और दूसरा समाधान? दूसरा बड़ा समाधान लिविंग विल से जुड़ा है। वर्तमान में इसे बनाने और लागू करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। सोर्सेज सुझाव देते हैं कि लिविंग विल को डिजिटल रूप में आधार कार्ड या नेशनल हेल्थ आईडी से जोड़ दिया जाना चाहिए। अच्छा, ताकि तुरंत पता चल सके। बिल्कुल, ताकि अगर कोई अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो तो अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों को पता चल जाए कि उस व्यक्ति की अपनी इच्छा क्या थी। और तीसरा, एक नेशनल यूथनेशिया कमीशन का गठन करना जो सिर्फ इन मामलों की निष्पक्ष निगरानी करे ताकि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो। इन तमाम फाइल्स, कानूनी बहसों और हरीश राणा जैसे दिल दहला देने वाले मामलों के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इच्छा मृत्यु की ये पूरी बहस असल में मौत के बारे में है ही नहीं। ये पूरी तरह से इस बारे में है कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है। एक पिता का 13 साल का वो अकल्पनीय संघर्ष और फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ये सब हमें गरिमा और मानवीय करुणा के बीच एक बेहद मुश्किल लेकिन जरूरी संतुलन बनाना सिखाता है। बिल्कुल, और इस विषय का सीधा संबंध हम में से हर एक की जिंदगी से है। मेडिकल साइंस जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये कोई नहीं जानता कि कल को कौन सा परिवार खुद को अस्पताल के उसी कमरे में उसी बीप की आवाज के बीच खड़ा पाए। सही बात है। इसीलिए पैलिएटिव केयर और लिविंग विल जैसे विषयों पर सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं
बल्कि हमारे घरों के लिविंग रूम में भी बात होनी चाहिए। बहुत सही बात कही। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो इन लीगल पेपर्स में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा था, लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। क्या विचार है? जरा सोचिए, आज के समय में हमारा मेडिकल साइंस सिर्फ कुछ मशीनों, वेंटिलेटर और ट्यूब्स के जरिए हमारे शरीर को दशकों तक जिंदा रख सकता है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो मशीनें हमारे मेडिकल सिस्टम का हिस्सा होंगी। ये तो होने ही वाला है। तो क्या भविष्य में जब उन्नत मशीनें हमारे जैविक शरीर को एक तरह से अमर बना देंगी और शरीर को कभी मरने ही नहीं देंगी, तब क्या मृत्यु का अधिकार हमारे जन्म के अधिकार से भी बड़ी और जटिल कानूनी लड़ाई बन जाएगा? बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला सवाल है ना? क्या आने वाले भविष्य में एक इंसान बने रहने के लिए हमें कानूनी तौर पर अपनी नश्वरता यानी अपने मरने के अधिकार को बचाना पड़ेगा? इस गहरी और शायद थोड़ी बेचैन कर देने वाली सोच के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उन तमाम